जो लोग जा रहे हैं पहले बता दूं कि किसी इसी प्रकार के सेमिनार से मैं जुड़ा हुआ था और जो वक्ता आए थे उनका नाम था उपेंद्र शर्मा सर, रैंक 5th 2016 टॉपर, जिनसे मैं भी मिला था। उन्होंने एक लाइन बोली थी सेमिनार की शुरुआत करते ही कि आप आपके माता पिता की उम्र 5 से 10 साल बढ़ सकती है यदि आप आरएस बन जाते हो तो, क्योंकि आपके माता पिता जो आपके लिए वो सपने संजोते हैं वो इसीलिए संजोते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक दिन आरएस बनेगी। अभी 3 दिन पहले ही जब मैं घर गया था तब वो मैंने महसूस भी किया कि उस रैली में जिस प्रकार से जमावड़ा था और मेरी मम्मी और मेरे पापा पास में ही खड़े थे। मेरी बहन भी वहीं थी। आप लोगों में से कितने लोगों ने वो रील भी देखी होगी कि मेरी बहन रो रही है। अ, वो खुशी के आंसू तपिश से आते हैं, वो खुशी के आंसू मेहनत से आते हैं, वो खुशी के आंसू संघर्ष से आते हैं। और वो संघर्ष शुरू होता है आपके निर्णय से कि क्या आपको इस जंग में आना है क्या। रास्ते लंबे रहेंगे कि इंटीग्रेटेड बैच है, 3 साल का बैच है, आज शुरू होगा तो 3 साल बाद ये शक्ल भी बदल जाएगी, बोलने का ढंग बदल जाएगा, सब तरीका बदल जाएगा। मुझे मेरे घर वाले भी कहते हैं कि तू निकला था छोटा सा तो बोलना आता ही नहीं था, अब बोलना सीखा कहाँ से। अब बोलना तो ऐसे सीखे कि पापी पेट है, इंटरव्यू में नंबर नहीं आएंगे, बोलेंगे नहीं तो क्या काम करेंगे। पर्सनैलिटी का एक पार्ट है कि प्री मेंस इंटरव्यू चाहे आईएएस हो चाहे आरएस हो, ये तीनों तो आपको देने ही पड़ेंगे। प्री होता है आपके नॉलेज का गेम, मेंस होता है हाथ की लिखावट का गेम, इंटरव्यू होता है जुबान का गेम। ये तीनों ही भूमिका निभाती है कहीं ना कहीं कोचिंग। आपको ये मंच प्रदान करना भी इनकी ही जिम्मेदारी है कि आगे आपको लेके आए और बोले कि आप कल क्या पढ़ा था वो सुनाइए। मैंने तो खूब सारा देखे है कि जब दिलीप सर शुरू शुरू में क्लास लिया करते थे तो कहते थे कि कल मैंने जो पढ़ाया था वो किस किस को याद है, आगे आइए और सुनाइए। अब आप में से आज मैं कहूँ कि आगे आके सुनाओ अपने जीवन के बारे में, तो शायद हिम्मत बहुत कम लोगों की होगी कि हम आगे आके इस मंच के सामने बोल सके, जो तो यहाँ पर भीड़ कम है। और सरकार आपको जिस सेवा के लिए तैयार कर रही है वहां शायद 10-15 हजार की उग्र भीड़ के सामने अकेले खड़ा होकर अपना वक्तव्य रखना पड़ेगा कि आपके पानी की पाइपलाइन टूट गई है, उसको जल्दी ठीक करा देंगे, 2 दिन में पानी आ जाएगा। बातें तो यही है, असली फील्ड पे काम तो यही होगा। तैयारी तब से भी शुरू होती है जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि मुझे लोक सेवा में, सिविल सर्विसेज में ही जाना है। सबसे पहली चीज होती है निर्णय लेना। शुरुआत वहीं से करता हूं जहां मैंने मेरी पहली लाइन बोली थी कि उपेंद्र शर्मा सर थे, इसी प्रकार का एक खचाखच भरा हुआ सेमिनार था और वो आते ही पहले पहली लाइन बोलते हैं कि अगर आप आरएएस बन गए तो आपके माता पिता की उम्र 5 से 10 साल बढ़ जाएगी। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आप सुनना चाह रहे हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्या ये सच में घर वालों पर इम्पैक्ट डालती है क्या ये चीजें। हाँ, डालती है। जब मैं शुरू शुरू में कांटेक्ट में आया था दिलीप सर के, राजवीर सर के, तब उनकी जो स्ट्रेटजीज थी कहीं ना कहीं वो मेरे काफ़ी हद तक काम आई। राजवीर सर शुरू में कहते थे, क्योंकि मैं पहले बता दूं, सब बैकग्राउंड क्लियर करना जरूरी है कि आप समझोगे कोई तेज दिमाग वाला आदमी आके बोल रहा है कि ऐसे बनते हैं आरएस। तो मैं तो मेवाड़ को हूँ, गुलाबपुरा को छोटा गाँव में हूँ। छोटा गाँव में हूँ तो 60-70% आबो आपने, मजा की बात है। दूसरी क्लास तक मेरी नानी की स्कूल में शिक्षा, तीसरी से 12वीं क्लास तक, 12वीं क्लास में पहली बार टॉप किया था। वो भी इसलिए किया था कि 10वीं के बाद सब लोग आईआईटी की कोचिंग करने कोटा चले गए, तो होशियार होशियार तो चले गए, बचा मैं, तो करना मेरे को ही है। पर फिर भी यहां तक कैसे पहुंचा, बात ये होती है ना, ये होता है निर्णय से कि मुझे निर्णय क्या लेना है, मुझे मेरे भावी जीवन में, मेरे घर वालों के जीवन में क्या परिवर्तन चाहिए। मैंने उस दिन निर्णय लिया, उस दिन की तारीख है 27 जुलाई 2022। आज ज्यादा समय हुआ नहीं है उस बात को। 27 जुलाई 2022 को मैंने निर्णय लिया था। उम्र भी कोई ज़्यादा है नहीं, अभी 24 साल का ही हूँ। तो आप छोटे छोटे से जो लोग देख रहे हैं, मैं भी कभी आप ही की स्थिति में था और आज ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है और यहीं मौजूद हूँ। तो ऐसा भी नहीं कि सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम एक बार दो बार में क्लियर नहीं होती, इसके लिए तो बूढ़ा होना ही पड़ता है। एक सही स्ट्रेटजी आपके पास हो, एक सही
विकल्प आपके पास हो, एक सही सोर्स आपके पास हो, तो आप अवश्य 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 सफल होंगे। मैं मेरा बताता हूँ। जब मैंने शुरुआत की तो दो बातें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आई मेरे। वो दो बातें हैं। पहली बात जो दिलीप सर ने कही थी, जो मैंने एक बार में नहीं मानी, क्योंकि कोई भी अच्छी बात कहता है तो माननी नहीं। कोई बुरी बात कह दे कि नशे करने चाहिए, हाँ दोस्त ने बोला है एक बार कोशिश तो करके देखते हैं, या कोई कह दे कि बाहर घूमना चाहिए, हाँ यार मजा आता है, पर कोई अच्छी बात बोल दे तो उसको मानने में थोड़ा समय लगता है। तो दिलीप सर ने बोला कि आपको चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए पढ़ाई का स्मरण करना है। ये अलग बात है कि करना बहुत मुश्किल है। बात है ड्रिंक स्टडी, ईट स्टडी, स्लीप स्टडी। आप सब 12वीं पास करके आए हो। मैं आपको थोड़ा सा, अभी तो मत करना, घर जाके एक टास्क करना कि अभी 12वीं की परीक्षा हुई है, अभी नई नई परीक्षा हुई है, कोई सी भी एक विषय, आप साइंस के हो तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी उठाना चाहो उठा लो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके अकाउंट्स उठा लो या फिर हिस्ट्री उठा लो, और सोचना किसी एक चैप्टर के बारे में कि उस विषय के उस चैप्टर में आपको क्या क्या याद आ रहा है। अगर आपको याद आ रहा है दिमाग में, उसे कहते हैं पढ़ाई। ये होती है स्ट्रेटेजी, ये होता है मार्गदर्शन। कि कॉपियां किताबें सब कर देते हैं, पर वो एक सही मार्गदर्शन जरूरी होता है और इसे अपनाने में बहुत सारा समय लगता है। दिलीप सर अक्सर कहा करते थे कि आप रात को सोने जाओ, उससे पहले इन सभी चीजों के बारे में सोचो कि आज आपने क्या पढ़ा है। भगवान बुद्ध तो कह गए कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन तो हम कर नहीं सकते कि सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, कम से कम किताबों के ऊपर तो कर ले। कि ब्रश करते करते, नहाते नहाते, मैं तो करता था कि ब्रश करते करते, नहाते नहाते ही सोचे कि हाँ यार, वो महाराणा प्रताप ने कौन सा युद्ध लड़ा था, महाराणा कुंभा के 3 युद्ध कौन कौन से थे, उसमें कौन कौन सी सेनाएं आई थी। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो बालोतरा पचपदरा में जो रिफाइनरी है वो किससे कितने पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, कोटपुतली बहरोड में कौन सी क्या है, या मैं गुलाबपुरा से आता हूँ तो गुलाबपुरा में कौन सी खदान है, या आगुचा माइंस है तो उससे वो कहाँ पर है, कौन से जिले में है। बस यही तो सोचना है, और ये सोचना होता है मार्गदर्शन से, जो मार्गदर्शन मुझे प्रदान हुआ। दूसरी चीज, जो दूसरी स्ट्रेटेजी जो मेरे सबसे ज्यादा काम आई है, मेरे स्तंभ है, वो है, राजवीर सर ने कभी एक लाइन बोली थी। इससे रिलेटेड पहले एक बात बताता हूँ कि बोले थे कि राजवीर सर दिलीप सर के स्टूडेंट ही है, 2011-12 में यहाँ पढ़ा करते थे। तो 2011-12 में जब दिलीप सर से पढ़ा करते थे, दिलीप सर उनको भी यही बात बोलते थे, आप भी आओगे तो आपको भी यही मूल मंत्र देंगे, बहुत सारे देंगे, मुझे 2 लगे, आपको शायद कोई और लग जाए। तो राजवीर सर कहते थे कि मैं खाना खाते खाते ही मुंह में निवाला यूं यहीं हाथ रह जाता और सोचता रहता था कि उस युद्ध में जीता कौन था, कितने ये थे कितने वो थे। तो उनके मित्र कहते थे, हाँ हाँ मोहम्मद गजनबी हार गया, रोटी खा रोटी खा। तो ये होता है पढ़ाई, और ये होता है डायरेक्शन, कि हमें पता लगे कि पढ़ना कैसे है। 12वीं में जो विद्यार्थी, या 10वीं तक जो विद्यार्थी बस इसी उम्मीद में था, इसी आशा में था कि कैसे करके थोड़े बहुत नंबर आ जाए, वो आज आप सामने खड़ा है और इतनी भीड़ को संबोधन दे रहा है कि आरएस कैसे बनते हैं, आईएएस कैसे बनते हैं। उसके पीछे होता है मार्गदर्शन, उसके पीछे होती है स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटेजी आपको एक्सपीरियंस से प्रदान होती है। मैं 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं इतनी बातें बता सकता हूँ, तो जो शिक्षक इसी फील्ड में 2006 से है, वो शायद आपको 10 बातें और बता सकते हैं। राजवीर सर जो 2014 से, विजय शेखावत सर 2014 से, लक्षिता मैडम, काफ़ी सारे सेलेक्टेड टीचर भी पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको एक नब्ज बता सकते हैं कि इस प्रकार से कीजिए। मैं बता दूं कि मैं भी यहीं पे कुछ समय था पढ़ाने में ही, तो वो आपको नब्ज बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। अ, ये तक बताते हैं कि कभी मैं आंसर राइटिंग कर रहा था और सर ने बोर्ड पे बताया कि सरकारी नौकरी की, दिग्विजय सर क्लास ले रहे थे तो बता रहे थे कि सरकारी नौकरी में जाना है तो सरकार की आलोचना करोगे तो सरकारी नौकरी भूल जाओ। पूछा है प्रश्न में, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना का। 2 3 4 बातें बता दो कि ये कमियां है और इसमें इस प्रकार सुधार किया जा सकता है। पर आप आलोचना में, पूरी आलोचना में लग गए कि कोई काम की नहीं है, पैसा खा जाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। पता कहाँ से पड़ेगा ये चीजें? इन चीजों का पता जब पड़ेगा जब कोई पहले सेलेक्टेड आदमी आपको आके बताए कि इस उत्तर को इस तरीके से देखना है। मुझे भी ऐसे ही पता पड़ा। मेरे पिताजी 3rd ग्रेड शिक्षक, माता गृहिणी, दीदी मेरी एलडीसी। ना पूरे परिवार में किसी ने सोचा, ना मैंने सोचा कि आरएस बनेंगे।
बात होती है कि छोटे शहर से आए लोग बड़े सपने नहीं देखा करते हैं, और यहाँ पर खड़े हुए जो पहले सबसे पहले आए हुए डायरेक्टर साहब थे, वो कहते हैं कि छोटे सपने देखना अपराध है। मैं कहता हूँ छोटे सपने देखना अपराध है, क्योंकि अगर 10वीं के बाद मैंने घर वालों को साफ मना कर दिया कि मैं आईआईटी की तैयारी नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आईआईटी भी पास कर सकूं, और आज आपके सामने खड़ा हूँ थर्ड रैंक आरएस में पूरे राजस्थान में लेकर, उसके पीछे कारण होते हैं स्ट्रेटेजी, मार्गदर्शन, कंसिस्टेंसी। मेरी पूरी जर्नी में इस संस्थान का इतना बड़ा योगदान है कि मैं भुला ही नहीं भूल सकता हूँ। कारण ये है कि जब मैं इस मैं तो बाहर खड़ा था अभी, तो बाहर खड़े खड़े बोल रहे थे कि जो स्टाफ है बोल रहा था कि सर आप ऐसे खड़े हो अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या, मैं तो परिवार है यार, आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। जो सर यहाँ खड़े थे, उनके कार्य को मैं तो बिल्कुल बारीकियों से बताता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि सर ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा, सुबह से लेकर रात तक बस आप 8 बजे 9 बजे कभी आ जाना, सीट पे बैठे रहेंगे, हाँ क्या करना है, हाँ क्या करना है, हाँ बच्चों ये ठीक है, इस बेच में बैठ जाना, इस बेच में बैठ जाना, क्योंकि आप लोग कॉलेज की एग्जाम भी होगी आप लोगों के, उसको आप जाओगे, फिर आपको अलग बेच में बिठा के आपकी क्लासेस भी करवाई जाएगी, क्योंकि अगर कुछ छूट गया है तो कराना भी संस्थान की जिम्मेदारी है, क्योंकि रिजल्ट संस्थान देगा तो ही संस्थान चलेगा, और रिजल्ट आप लोग देंगे और संस्थान आपको मार्गदर्शित करेगा। ज्योग्राफी की बात करें तो मतलब मैं सभी का ओवरव्यू दे देता हूँ, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना बाकी मेरे सीनियर दिनेश जी आपको सब बता ही गए हैं, कि आपके प्रश्न भी ले ही लिए उन्होंने, जितने हो सकते थे आप पूछ सकते थे, जितना दिमाग में आया आपके कौन के बाद। जब मुकेश सर की क्लास में ज्योग्राफी की भी ले रहा था, तो चीजें सीखने की होती है कि हम शिक्षक से सीखे क्या। जब ज्योग्राफी में क्लास ले रहा था और सर अलग अलग प्रकार की वो ट्रिक बना के आते हैं कि इस वाली चीज को ऐसे याद कर लो, इस वाली चीज को ऐसे याद कर लो, इस वाली चीज को ऐसे याद कर लो, या धीरज बेनीवाल सर जो हमारे यहाँ बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वो बीमारी को याद करने के लिए अलग अलग ट्रिक बताते हैं कि इसको जापान गई, मलेरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और मैंने वो ट्रिक याद करने के बाद ये पाया कि मैं ये चीजें और भी तो जगह अप्लाई कर सकता हूँ, तो चीजें आसानी से याद हो सकती है। तो इन सभी चीजों का योगदान होता है, एक बेहतर मार्गदर्शन का योगदान होता है, टेस्ट सीरीज का योगदान होता है। हालांकि मुझे पता है कि आप सब लोग पहले से ही सब कुछ सोच विचार करके ही आए हो, सब देख के आए हो कि राजवीर सर कौन है, दिलीप सर कौन है, दो चार रीलें भी देखी होगी कि हाँ भाई यहाँ चलेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको और कह दूं कि ये संस्थान तो आपके पीछे पड़ा रहेगा, दिक्कत ये है कि आप क्या आपके लक्ष्य के पीछे पड़े रहेंगे कि नहीं पड़े रहेंगे। आज आप सभी उत्तेजित हो सकते हैं, आपका जब बैच बनेगा तब आप सभी उत्तेजित हो सकते हैं, क्या आप तैयार है वो बनने के लिए जो आप चाहते हैं आज। लक्ष्य का निर्धारण आज आपको स्वयं करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये बनना है, और इस ये बनने के लिए मैं पूरे समय तैयार रहूंगा, रहूंगी। आपके नीचे फेस स्कैनर लगे हुए हैं, चेहरा पहचानेंगे अटेंडेंस लगेगी, अंदर घुसे चेहरा देखा अटेंडेंस, कॉपियों के नंबर घर पे जाएंगे। अब कॉपियों के नंबर घर जा रहे हैं, आपके फेस की स्कैनिंग हो रही है, फिर भी अलग अलग बहाने ढूंढने आपको ही है कि मैं बीमार था इसलिए नहीं गया, ये कारण इस पेपर में पढ़ नहीं पाया, क्वेश्चन बाहर से आ गए, ये बाहर से आ गया, वो बाहर से आ गया, क्योंकि संस्थान की जो जिम्मेदारी है वो संस्थान पूरी करेगा कि भाई कैसे कनेक्टेड रखे, क्योंकि इस उम्र में आपके अंदर अलग अलग फीचर्स भी चेंज होंगे। इनका तो है जिम्मेदारी कि लाएंगे, नहीं आएंगे तो फोन और कर देंगे घर पे कि आपका बच्चा ये नहीं आ रहा, इतने टाइम से नहीं आ रहा, उतने टाइम से नहीं आ रहा, तो फिर जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं क्योंकि हम वापस मिले ना मिले कोई पता नहीं, तो मैं पूरी समग्र तैयारी के बारे में बता देता हूँ आपको। आपका कोर्स के दौरान आपके हफ्ते के अंदर, मतलब सॉरी महीने के अंदर 3 या 4 टेस्ट होंगे, या तो 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, या हर हफ्ते के सोमवार को। ये होने लग जाएंगे आपके 15 दिन बाद, जब आपको कुछ पढ़ा दिया जाएगा। उन टेस्ट के सॉल्यूशन कराने आते हैं। अभी तक तो मैं आ रहा था, अब मैं ट्रेनिंग पे चला गया हूँ तो कोई और टॉपर आ जाएगा, तो वो टॉपर क्या सिखाएंगे आपको कि हाँ ये उत्तर ऐसे लिखना होता है, इस प्रश्न को आप ऐसे सोचते तो ये आपका प्रश्न सही हो जाता, तो एक मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे। उसमें भी आपको कितना लेना है वो आप पूछिए। यहाँ पर नीचे आंसर राइटिंग कॉपी में जो मेंस पास और इंटरव्यू दे रखे लोग हैं वो बैठे रहते हैं, जिसमें आगे जो आने वाले शख्स है विकास खरबास, 2 साल तक यहीं पे मेंस की कॉपियां चेक की, और
पिछली बार रैंक 23 और इस बार रैंक 34 लेकर एसडीएम के पद पर अभी आसीन है। तो यहाँ पर कॉपियां भी वो लोग चेक कर रहे हैं जो सेलेक्ट होने ही वाले हैं। पर बात यह है कि आंसर क्या आप लिखेंगे, क्या आप इतनी मेहनत उठाएंगे कि रोज आकर कॉपी चेक करवाएंगे? ये खुद को सोचने वाली बात है। एक छोटी सी मोटिवेशन की लाइन मैं आपको कह देता हूं, फिर वापस वही शुरुआत करेंगे जहां पर हम अटके हुए हैं। कि आज आपने जो सोच रखा है, कि जो विचार कर रखा है कि मुझे आईएएस बनना है, आरएस बनना है, मेरे माता पिता को यूं गौरवान्वित करना है, यूं गौरवान्वित करना है। एक 2 मिनट की छोटी सी कहानी है। 2021 में जब कोरोना की दूसरी वेव आई थी, तब आप सभी को पता है कि भयावह थी। उसमें मेरी मम्मी 4 महीने तक वेंटिलेटर पर थी। उस 4 महीने के वेंटिलेटर के बाद एक शख्स जो रैंक 5 लेके आता है, जिनका नाम उपेंद्र शर्मा है, 2016 बेच के मंच पर चढ़ते हैं और कहते हैं कि आपके माता पिता की उम्र अगर 5 से 10 साल बढ़ जाएगी अगर आप आरएस बन जाओगे। आपकी उम्र में बचकाना सोच वाला एक इंसान नवनीत मुकेश कुमार शर्मा यहाँ पर खड़ा होता है और सोचता है कि अगर मेरे माता पिता की उम्र बढ़ रही है, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि मैं आरएस बनकर मेरे माता पिता के लिए वो काम कर सकूं। उसी के बाद 2022 में 27 जुलाई 2022 को स्प्रिंग बोर्ड नामक संस्थान ज्वाइन करता है और उसी बात को, उसी ध्येय को अपने दिमाग में रखकर कि अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मेरे माता पिता की उम्र 5 से 10 साल बढ़ जाएगी। उसके बाद एक और टॉपर आते हैं और कहते हैं कि अपना क्यों का निर्धारण कीजिए। आप 6 महीने पढ़ सकते हैं, 7वें महीने आपको लगेगा कि चलो घर घूम आते हैं, थोड़े दिन नानी के घर चल जाते हैं, थोड़े दिन दादी के घर चल जाते हैं, थोड़े भाई आए हुए थोड़ा बाहर घूम आते, थोड़ा हिमाचल घूम आते, थोड़ा यहाँ घूम आते। तब आपका क्यों काम आएगा कि मुझे आरएस बनना क्यों है। आज यहाँ से जाने के बाद अपने अपने निर्धारण कर लीजिएगा कि आपको क्यों बनना है। मेरा क्यों आप सभी को पता लग ही गया होगा कि अगर किसी ये मौत के बिल्कुल नज़दीक देखे हुए अगर मेरी मम्मी थी और उस सोच से मैं आता हूँ कि इनकी उम्र में बढ़ा सकता हूँ या इनको सारी खुशियाँ दे सकता हूँ जो इस ज़माने में मौजूद है, तो क्यों ना मैं इसके लिए प्रयास या प्रयत्न करूँ। एक छोटे से ही और वाक्य है कि इसी से जुड़ा हुआ कि मुझे कोई कहता है कि यूट्यूब पे एक छोटी सी रील आई थी और कहा था कि आप अगर आरएस, मतलब आप अगर मम्मी पापा से पूछिएगा अपने कि आपके बचे हुए जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है, पूछिएगा। मैंने मेरी मम्मी पापा से पूछा, मम्मी से पूछा, पापा से तो ज़्यादा बात नहीं होती, गांव का रहने वाला हूँ, पापा तो अलग बात करते हैं। तो मम्मी से पूछा कि मम्मी एक बात बताओ, अपना बचेड़ा जीवन की खुशी कही है? तो मम्मी हंसती कहती हो तू नौकरी लाग जा और की चाह रही हो। अगर 15-20 साल, मेरे पिताजी की उम्र आज 55 साल है, मेरी मम्मी की उम्र लगभग 50 साल है, और वो सोचते हैं कि 15-20 साल में क्या चाहिए कि बेटा सफल हो जाए। आप भी स्वयं, घर वाले भी साथ में बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो फोन करके पूछ लेना, यही जवाब मिलेगा कि सफल हो जाए। वो सफलता के लिए हमें क्या चाहिए? त्याग, समर्पण, यही तो चाहिए। उसी के जस्ट बाद में एक मेरे पिताजी की फोटो मेरे सामने आती है जब वो शिव जी को जल अर्पण कर रहे होते हैं, और उनके गर्दन के पास की लटकी हुई सिलवटें मुझे याद दिलाती है कि मेरी मम्मी ने बोला था कि इस बचे हुए जीवन की खुशी ये है कि मैं उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान कर दूं। तो आप भी मेरे सामने बैठे और शायद आपके घर वालों की भी जीवन की खुशी यही होगी कि आप उन्हें वो सब खुशियां दे दो जो वो आपसे उम्मीद करते हैं। मेरे पिताजी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ना सोना है, ना चांदी है, ना कोई प्रॉपर्टी है। उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं हूँ, उनके सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट आप हो। तो आप ये स्वयं में सोचिए कि आप उन्हें कितना रिटर्न देंगे या वो घाटे का सौदा कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात आप स्वयं की खुद की है। दूसरी बात, संस्थान आपके लिए हमेशा समर्पित रहेगा, ये मैं वादा करके जाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी यहाँ आना ही है। अभी उपेंद्र शर्मा सर 2016 बैच के हैं, अगर वो यहाँ आए हैं और संस्थान से जुड़े हुए हैं, राजेंद्र सिंह जी सिसोदिया भी इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार से नवनीत शर्मा भी संस्थान से जुड़ा रहेगा, और तमाम टॉपर्स हमेशा आते रहते हैं। टॉपर्स अपनी स्ट्रेटेजीज बताते हैं, टॉपर्स अपने बताते हैं कि आप कैसे इस फेज से बाहर निकल सकते हो। अभी ऊपर आने में मुझे देरी भी इसीलिए हुई क्योंकि नीचे स्टूडेंट्स ने घेर रखा था कि मैं ऐसा हो रहा है मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। शाम को 7 बजे बाद हमेशा राजवीर सर, अभिषेक सर, विजय शेखावत सर बैठे रहते हैं कि आपकी बातें सुने, क्योंकि जीवन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, जीवन पढ़ाई के इतर भी बहुत सारी चीजें होती है जो आप हमेशा दिन रात फेस कर रहे होते हैं।
अगर लोग आराम से पढ़ पा रहे हैं तो उसका ये कारण है कि उन्हें सुनने वाला चाहिए, और उन्हें सुनने वाला अगर उनका शिक्षक ही हो तो इससे बेहतर क्या बात है। मैं स्वयं, मुझे कहते थे कि आप बैठा कीजिए क्योंकि 7 बजे बैच समाप्त हो जाता है, 1 बजे और 7 बजे दो समय पर आपको शिक्षक मिलेंगे कि किस स्टूडेंट्स को समस्या आ सकती है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें समस्याएं आ सकती है, उस समस्या का निवारण कौन करेगा? या तो टॉपर्स करेंगे या यहाँ का स्टाफ करेगा। कि आपकी समस्याएं तो सुने कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इस टेस्ट को मैं कैसे दूं, इसका मैं कैसे करूं। तो ये समर्पण की भावना आप में भी होनी चाहिए। संस्थान तो नींव मजबूत है तो 2006 से लगातार प्रगति पर ही है, आपको सोचना है। दूसरी बात, सब पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करे, क्या नहीं करे। दिल से बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। आपका फायदा उस चीज में है जहां आपको अपना स्तर पता लग जाए। आपका स्तर आपको तब पता लगेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। चुनाव होते हैं उसके पहले एग्जिट पोल आते हैं, चुनाव होते हैं उसके पहले एग्जिट पोल आते हैं कि इस पार्टी को इतने मत मिलने वाले हो, लगभग लगभग आसपास ही रहते हैं, 30-40 सीटों का फर्क रह जाता है। वो इसलिए होता है कि वो पहले लोगों से पूछते हैं, 1000, 2000, 10,000 लोगों से। बस यही हो रहा है। RS 2023 प्री का पेपर था, प्री की टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए थे 20,000 लोग। अगर उन 20,000 लोगों में मेरी रैंक आ रही है तो मुझे पता लग रहा है कि मेरा स्तर क्या है। RS मेंस 2023 लगभग 20,000 लोग टोटल ही मेंस लिखते हैं और 10,000 इस संस्थान में पेपर दे रहे हैं। मतलब आधे लोगों को तो मैं पता लगा सकता हूँ ना कि आधे लोगों का स्तर क्या है जो एग्जाम मेंस का लिखने वाले हो, और मेरा स्तर क्या है। तो टेस्ट सीरीज का मतलब वो होता है जहाँ ज्यादा लोग टेस्ट लिख रहे हो और आप अपना स्वयं का मूल्यांकन उस स्तर पे कर सके कि ये लोग, बाकी के लोग किस स्तर पर है। बाकी निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सही जगह आए हो। पर सही जगह आने के साथ साथ इस सही जगह पर विश्वास आपका होना चाहिए। अगर आपका विश्वास है कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ और मैं निरंतर तौर पर इसी तरह कार्य करता रहूंगा, तो मैं गारंटी देता हूँ सरस्वती माता किसी का ऋण नहीं रखती। मेरा नहीं रखा, विकास सर का नहीं रखा, दिनेश सर का नहीं रखा है, तो आपका भी नहीं रखेगी। जो चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही है, यहाँ टीचर्स आने के बाद एक काम तो करेंगे ही करेंगे। आज पढ़ाया, कल रिवीजन करेंगे। चाहे आप यूट्यूब पे देख लीजिए, मेरे सफर की शुरुआत ही कुछ यूं हुई है कि मैं यहाँ पर RS बनने आया भी नहीं था, कि सोच के आया था कि RS बन जाऊंगा। एक शिक्षक का बेटा शिक्षक ही बनना चाहता है, BSc B.Ed की है तो मास्टर बनेंगे, बढ़िया खुशी सुखी सुखी रहेंगे, लुगाई मास्टर नहीं ले आएंगे, बढ़िया आराम से घर निकलेगा, कोई समस्या ही नहीं है। पर मेरे दोस्त जो B14 बैच में यहीं पढ़ा करते थे स्प्रिंग बोर्ड में, 2021 नवंबर में स्टार्ट हुआ था वो बैच, और मार्च अप्रैल के आसपास मुझे कहते हैं कि यार थोड़ा तो पढ़। तो बोला पढ़ूँ क्या? पढ़ने में आनंद भी तो आना चाहिए। जब तक पढ़ने में आनंद नहीं आएगा तो मैं मजबूरी में पढ़ रहा हूँ। तो बोले कि एक काम कर, यूट्यूब पे राजवीर सर की फ्री में क्लासें पढ़ी है, आज भी पढ़ी है, वो देख ले। तो मैंने बोला यार देखता हूँ। देखते 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 राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर मैंने आधी वहीं से कर दी। मजा आने लगा। अगर मेरे ही गौरवान्वित इतिहास के बारे में पढ़ रहा हूँ, अगर मेरे ही मेवाड़ के बारे में पढ़ रहा हूँ, अगर मेरे ही मारवाड़ के बारे में पढ़ रहा हूँ और मुझे मजा आ रहा है, मुझे पता पड़ रहा है कि बच बारस का महत्व क्या है, मुझे पता पड़ रहा है कि जोहड़ मेला चित्तौड़ में मनाया जाता है, मुझे अलग अलग चीजें पता लग रही है कि बाबूजी महाराज का क्या स्टोरी है, कि 4 फेरे लिए कि 3 फेरे लिए, लक्ष्मण जी से कैसे कनेक्टेड है, लक्ष्मण जी का अवतार किसे कहा जाता है, विष्णु जी का अवतार किसे कहा जाता है, रामदेव जी का इतिहास में क्या महत्व है, सभी चीजें अगर मुझे पता पड़ रही है तो मेरे अंदर अपने आप इंटरेस्ट जागृत हुआ और मुझे लगा कि मुझे ये पढ़ना चाहिए। और जब मैं पढ़ने लगा तो यकीन मानो रुचि उत्पन्न हुई। मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप पढ़िए, इतना पढ़िए, ऊपर से वो तो कहते थे मत पढ़ पागल हो जाएगा। एक छोटी सी बात है, दिसंबर 2022 की बात है, पढ़ाई को 5 महीने ही हुए थे, तो मैं दिन रात अपने कॉपी घिसने का काम, पढ़ने का काम करता था। तो मेरे पापा कहते कि तू आधा पागल तो हो गया है। पहले तो बोले तू पागल हो जाएगा, मत पढ़ा कर, सुबह से रात देखते पढ़ता ही रहता है। फिर फिर अगले दिन बोले तो आधा पागल तो हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, पूरा पागल हो जाएगा। मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलती थी कि अगर तू सेलेक्ट नहीं हुआ, अभी जब सिलेक्शन हुआ तो मम्मी बोल रही थी कि तू सेलेक्ट नहीं होता तो पूरे गांव को बोलता रहता है ऐसे कि मैं RS हूँ,
मैं आरएस हूँ, सबको प्रणाम कर करके बोलता रहता। तो एक जुनून आप में अलग सा चाहिए कि अगर किसी एसडीएम साहब को देखो तो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मेरे भी चाहिए, और वो चीज़ आपके घर परिवार को बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे देगी। स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पे हज़ारों पड़ी है, सब चीज़ें यहाँ पर हज़ारों पड़ी है। आपके पास ना संसाधन की कमी होगी, ले जाने के लिए बसेस होगी, सब कुछ होगा, कंफर्ट आपको दे देंगे, बढ़िया कमरे दे देंगे, बढ़िया क्लासेस देंगे। बची बात आप पे, क्या आप समर्पित है कि नहीं है। खुद से सवाल पूछना कि आप समर्पण रखते हैं, आप अपने परिवार के लिए समर्पण रखते हैं कि नहीं रखते। क्योंकि यही सब कुछ होता है। जो मैंने यहाँ के शिक्षकों से सीखा है वो है समर्पण। यहाँ कल ही राजवीर सर से बात हो रही थी कि राजवीर सर कह रहे थे कि कोर्स कराने के लिए 18 महीने तक सेम मास्टर चाहिए होता है। यहाँ तो 16 साल से है। शायद इस संस्थान को 20 या 21 साल हो चुके। ध्रुव जी 20 साल हो गए ना। 20 साल से एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ ये संस्थान आज सेमिनार में भीड़ भर देता है, तो कोई ना कोई तो बात होगी। शुरुआत शायद 10 या 12 लोगों से हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ साहब बैठे हैं वो भी यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर हुई और आज इतना बड़ा स्तंभ बन गया, इतना बड़ा एक एम्पायर बन गया। तो उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह है यहाँ के शिक्षकों का जुड़ाव, कि स्प्रिंग बोर्ड हमारा परिवार है। कल ही मुझे कोई कह रहा था कि आपका घर कौन सा है। मैं बोला यही तो है घर। आपको ऐसा महसूस हो जाएगा, मेरी बातें कभी ऐसे लगेगी नहीं कि ये फेंका फेंकी पे आ गया है। धीरे धीरे जुड़ोगे तो पता लगेगा कि हाँ। बाकी सब कुछ बातें वही है। आपके कोई सवाल जवाब हो तो आराम से पूछ लिए, निश्चिंत होकर पूछ लीजिए। सब चीज़ें का हो जाएगा आपका। टेस्ट भी टाइम पे लगेंगे, सब टाइम पे लगेंगे। बाकी अगर कुछ भी समय पे नहीं हो तो ये जब भी जो नवीन सर खड़े थे, ये नीचे ही बैठे मिलेंगे आपको। इनको बोल देना सर आपने बोला था कि महीने में 3 टेस्ट है, महीने में 4 करा देंगे ये। फिर आप और शिकायत करोगे आपने तो बोला ही नहीं चौथे टेस्ट का कैसे करा रहे हो। तो सर भी कहेंगे सरप्राइज। यही तो होती है तैयारी की, जब पता नहीं है कि क्या होने वाला है और आपके सामने टेस्ट आ जाए और आप उस पर लिखे, फिर आपको अपना स्तर पता पड़ेगा कि हमारा क्या स्तर है। तो ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। पूरा एक्सपेरिमेंट कर रखा है कि कब कौन सा डोज कब देना है। इनको पता है कि कौन सा डोज कब दिया जाना चाहिए, वो डोज उसी टाइम पे दिया जाएगा। और बाकी पूरा परिपाटी तैयार है। सिलेबस चेंज हो, कुछ ही चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक उत्तम स्ट्रेटेजी, एक उत्तम मार्गदर्शन आपको हमेशा अपना मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेगा। आपके कोई सवाल जवाब हो तो आराम से पूछ लीजिए। बाकी बातें तो मेरे पास करने के लिए इतनी है कि कल हो जाए। सारा दिनेश जी में पूछ लेगी। हाँ जी, कुछ पूछना है? नहीं पूछना? हाँ जी पूछिए सर। हाँ आप ही, आप ही। अच्छा हाँ सर, वो तो मैं भूल ही गया वो वाला पॉइंट। तो हाँ बैठिए आप। हाँ सर ने बहुत ही अच्छी बात की है, ऑथेंटिक किताब वाली। आपके सामने ही मैं मौजूद हूँ। जितने साल का आपका कोर्स है उतने साल में मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो सोच लीजिए कितना समय मिला होगा। आरएस का मोटा मोटा ओवरव्यू आपको दे ही देता हूँ। लगभग 18 सब्जेक्ट होते हैं, बड़े बड़े से। छोटे करोगे तो और बढ़ जाएंगे। उन 18 विषयों की महारत रखने वाले जब शिक्षक है, चलो आपको तो देसी भाषा में बताते हैं। एकदम आप मेरे को बड़ा भाई माने, क्योंकि आप सब छोटे दिख रहे। बाकी क्लासों में तो मैं कहता हूँ छोटा भाई मान लीजिए, पर आप सब छोटे ज़्यादा रह गए। तो बड़ा भाई मान के साथ ही बताता हूँ कि मेरा जो पूरा ड्यूरेशन है, 27 जुलाई 2022 से मैंने शुरुआत की। 28 जून 2023 को प्री का पेपर था, पेपर का फॉर्म निकला। 1 अक्टूबर 2023 को प्री हुआ। उसके जस्ट बाद 20 21 जुलाई 2024 को मेंस हुआ। उसके बाद फिर प्री हुआ 2 फरवरी को। फिर अगला मेंस हुआ 17-18 जून को। और 22 जुलाई 2025 को मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, इसमें 87 रैंक प्राप्त की। इस सब में प्री में, इस बार की प्री में कट ऑफ से 2 गुना मार्क्स, दोनों मेंस में अच्छे मार्क्स, और इंटरव्यू का जुबान तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इतने अल्प समय में हुई। अब ऑथेंटिक यहाँ पे मैं कहाँ से कर सकता हूँ। दूसरी बात, जो राजवीर सर का मैंने जिक्र किया, राजवीर सर के पास ऑप्शनल थी हिस्ट्री।
राजवीर सर के पास हिस्ट्री ऑप्शनल थी जो 500 नंबर की आती है। नरेंद्र सर जो यहाँ हिस्ट्री पढ़ाते हैं उनके पास ऑप्शनल थी जो 500 नंबर की आती है। विवेक काव्या सर जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं उनके पास वर्ल्ड हिस्ट्री का नाम का ऑप्शनल था, वो 500 नंबर का आता है। तो सोचो उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी होगी। ये काम शिक्षकों का है, उन्हें ही करने दिया जाए। दूसरी बात, इतनी बड़ी कोचिंग में सभी मूल्यांकन करने आते हैं, तो शिक्षक वो 10 किताबें 15 किताबें जो भी पढ़ के आए हैं उनका जो बेस्ट पार्ट उन्हें लगता है वही ला के रखेंगे ना आपके सामने कि ये सबसे बेस्ट है, ये लाया जाए। राजवीर सर जो 2014 से पढ़ा रहे हैं, नरेंद्र सर जो 2015 से पढ़ा रहे हैं, जितनी जब मैंने 10वीं पास नहीं की थी तब से तो वो पढ़ा रहे हैं। तो पेपर का क्या ट्रेंड होने वाला, अगली बार क्या क्वेश्चन आने वाले, वही तो कहते हैं जितना बूढ़ा डॉक्टर है उतना बढ़िया है, जितना बूढ़ा मास्टर है उतना ज्यादा जान लेगा। ये सब बूढ़े पे की ओर ही जा रहे हैं अब तो 15 साल 16 साल का जो एक्सपीरियंस है इतनी किताबें पढ़ने का है, वही आपके नोट्स में है। मैं तो प्रश्न बोल बोल के बता दूं। आप चलो एक बात बताता हूँ, मैं ही हूँ आपके सामने खड़ा हुआ, यूट्यूब पे डालना एसआई टेलीकॉम का पेपर का सॉल्यूशन जो मैंने कराया था, पीछे पीडीएफ तक लगी हुई कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया। समस्या ये तब हो जाती है जब हमें वो जो लिखे हुए नोट्स की लाइनें हैं वो याद है कि नहीं है। संस्थान अपने तौर पर उन्नत कार्य करेगा तभी क्लेम करेंगे ना कि हमारे यहाँ से टॉप 100 में 72 लोग हैं, 73 लोग हैं, नहीं तो कहाँ से आएंगे लोग। कि हमारे 900 में से 700 सिलेक्शन हुए लगातार। मैं तो 2016 से देख रहा हूँ, नीचे 2018 वाला पोस्टर लगा हुआ है, 2016 वाला पोस्टर लगा हुआ है देवयानी मैडम का, 2021 वाला पोस्टर लगा हुआ है। उपेंद्र शर्मा सर जिनका जिक्र कर रहा था अभी 5वीं रैंक, वो 2016 के है। वो तो शायद मेट्रो में काम करते थे ना सर, तो मेट्रो में काम करते थे, नाइट शिफ्ट करके यहाँ आके पढ़ते थे। और वो कहते हैं कि वो दिलीप सर का वो गुरु मंत्र जो मैंने आपको बताया था कि ड्रिंक स्टडी ईट स्टडी स्लीप स्टडी, वो काम कर गया। अब जाते जाते मैं 2-3 वाले ही बोलूंगा कि जब आपने ओखली में सिर डाल ही लिया है तो मूसलों से क्या डरना। 2-4 बातें तो आएगी, बाकी मूसलों को हटाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन कोचिंग लगा देगी। और स्प्रिंग बोर्ड का नाम का पूरा मैं मतलब ही समझा देता हूँ आपको। स्प्रिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, और ऊपर लगा हुआ एक बोर्ड, मतलब आप जितना उछलोगे उस स्प्रिंग के ऊपर वो स्प्रिंग आपको उतनी ही और उछाल देगा। बस बात यह कि आप उछल रहे हो कि नहीं उछल रहे हो। कोचिंग का नाम भी तो कुछ सोच के रखा जाता है, ऐसे थोड़ी ना। उस बोर्ड पर आप उछल रहे हो तो वो आपको वहां उछालेगी कि आप रैंक 3 ले आओगे। अगर आप थोड़ा हल्के हाथ रखते हो तो वो फिर अपना अपना नसीब। आपकी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं तो छोटी सी बात और कह जाता हूँ, बातें तो मेरे पास इतनी है कि मैं क्या बोलूँ। भगवान श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को क्या जरूरत थी 14 साल वनवास काटने की। भगवान श्री राम को क्या जरूरत थी लंका में जाकर युद्ध जीतने की। भगवान श्री राम को क्या जरूरत थी अपने साथ लोगों को संगठित करने की, बताइए। वो भगवान है। दूसरी बात, श्री कृष्ण की बात करें तो एक छोटे से श्री कृष्ण भी सब कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने बाहर जाना सही समझा कि मैं बाहर जाऊंगा जब सही उम्र आएगी, जब सही आएगा। मतलब भगवान ने भी कर्म करके दिखाया है। भगवान भी महाभारत के युद्ध में सारथी बने हैं। सारथी तो आपकी कोचिंग बन जाएगी, पर क्या आप अर्जुन की तरह तैयार है? सारथी वाला काम तो अवश्य कर देगी। मेहनत भगवान ने भी की थी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बाकी बातें वही है कि भाई ओखली में सिर डाल दिया है तो पढ़नी तो पड़ेगी। एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक अच्छी सी पंक्ति है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, तब जीत क्या तब हार क्या। संसार का पी पी गरल, कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, फिर फूल क्या अंगार क्या। मेहनत आप करो, संस्थान आपके साथ है। मेरे को तो बातें यार खत्म ही नहीं होती। एक और पंक्ति और समझ आता हूँ। संघर्ष की बातें हैं कि संघर्ष आपको करना पड़ेगा, तपना आपको पड़ेगा। तपने के लिए भट्टी स्प्रिंग बोर्ड लगा देगी, पर ऊपर तो बैठना आपको ही पड़ेगा।
बैठने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। दूसरी बात की एक और पंक्ति मेरे को ऐसे याद आती है कि जब पीटा जाता है इक्षुदंड, तब बहती रस की धारा अखंड। इक्षु मतलब है गन्ना। जब पीटा जाता है इक्षुदंड बहती रस की धारा अखंड, जब मेहंदी सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी को बार बार पीटा जाता है, तब ललना मतलब महिलाओं के हाथ पर वो लालिमा लाती है, ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, फूल के अंदर से सुई निकलती है, तब वो हार बनती है। तो ये सब झेलने पड़ेंगे। बाकी सारा सहयोग आपको संस्थान के द्वारा मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको वो मित्र भी मिलेंगे जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे होंगे, आपके साथ ही सेलेक्ट हो रहे होंगे। मुझे यहीं से प्राप्त 7 मित्र सेलेक्टेड हो चुके हैं मेरे साथ के साथ, जिनकी उम्र मेरे बराबर ही है। 24-25 की उम्र में हम सब के सब पार कर गए। यहाँ आपको मित्र मिलेंगे, यहाँ आपको सहयोग मिलेगा, यहाँ आपको कोचिंग मिलेगी, यहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और शायद थोड़ी बोलने की कला भी मिलेगी अगर आप आगे आओगे तो। सब कुछ मिलेगा, सहयोग पूरा रहेगा। अब आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक उन्नत डिसीजन ले लिया है। और बाकी कभी फील्ड में मिलेंगे तब कहना कि सर आप हमारे सेमिनार में आए थे। जिस प्रकार मैं उपेंद्र शर्मा सर के लिए कह रहा हूँ कि आप कभी सेमिनार में आए थे और आपकी उस बात सुनकर मैं मोटिवेट हुआ था। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।